अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं फहमीना अरशद और मैं लेके आई हूं आज ईद के मौके पर एक स्पेशल शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करती हूं ऐसी ख़वातीन को जो कि अपने अपने शोबे में माहिर होती हैं। और इसी सिलसिले में आज जब हम ईद का स्पेशल शो लेकर आपके लिए आ रहे हैं, इस ख़ास मौके के ऊपर भी एक ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं जो कि आपकी ईद को और भी मुफीद और कारआमद बना सकती हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि ईद उल फित्र को हम मीठी ईद कहते हैं और ईद उल अज़हा जो है वो नमकीन ईद कहलाती है। और क़ुरबानी के हवाले से और गोश्त के पकवान के हवाले से ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं किचन में, और खिलाना पिलाना सफाइयाँ ये एक बड़ा थका देने वाला अमल होता है उनके लिए। लेकिन बहरहाल उसकी हमारी जो एक दीनी अहमियत है इस ईद के मौके की, वो भी जहन में होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जिस याद में मना रहे होते हैं वो भी हमारे मद्देनज़र होती हैं, इसलिए थकन नहीं रहती और एक दीनी फरीज़ा समझ के भी जो है उसको अंजाम दिया जाता है। घर के मर्द हों या ख़वातीन हों, सभी इन कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और चाँद नज़र आते ही जो एक गहमा गहमी शुरू हो जाती है, जानवरों की ख़रीदारी, मंडियों के दौरे, और उसके बाद बच्चे तो ख़ास तौर पर इस मौके के ऊपर बहुत ज़्यादा जो एक्साइटेड होते हैं कि जनाब गाय आएगी कि बकरा आएगा, और फिर उसकी क़ुरबानी के सिलसिले और फिर उनके देखभाल के सिलसिले, उनकी घुमाना फिराना हो रहा है, उनको खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो उदास हो जाते हैं जब उन्हीं जानवरों को कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल हमारी तालीम यही है, तालीमात यही कहती हैं कि जो चीज़ सबसे प्यारी है उसको कुर्बान करने की जो रिवायत हमारे साथ है वो पूरी की जाती है। और इसी तरह जो है अल्लाह ताला जो है वो हमें सवाब देते हैं इस सिलसिले में। तो वो सारी चीज़ें तो हम साथ साथ हमारी चलती हैं, लेकिन फिर जब इतना सारा गोश्त होता है तो उस गोश्त को खाना भी होता है, उस गोश्त को पकाना भी होता है। तो जनाब ये एक जहन में था मेरे कि चले जी इस दफ़ा की जो मेहमान है ना वो हम ऐसा बुला लेते हैं कि ख़वातीन को थोड़ी सी आसानी हो जाए। और तो ये सारी तबीयत तो मैंने आपके लिए बांध दी इस प्रोग्राम स्पेशल शो के लिए, जो कि हमारे आपके पसंदीदा चैनल्स के ऊपर है। और क़ुरबानी का सफ़र इस स्पेशल ट्रांसमिशन का नाम है, जिस सिलसिले में हम आज का स्पेशल शो कर रहे हैं। और मैं तारुफ़ करवाती हूँ अपनी मेहमान से, जो कि एक बहुत ही हिम्मतजहद शख्सियत हैं, बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन इस वक्त उनको बुलाने का मकसद जो है वो उनकी एक खूबी है और उनकी एक सलाहियत है। वो एक कुकिंग एक्सपर्ट हैं। तो ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं तो वो क्या पकाती हैं और कैसे पकाती हैं। तो आज आप हमारी मेहमान से मिलिए जिनका नाम है नवीन आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नवीन? बिल्कुल ठीक, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। और ये कि मेरे जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा रेडियो पे। अच्छा, जी अच्छा। इसके अलावा मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे तो जा चुकी हूँ एज अ कुकिंग एक्सपर्ट, लेकिन मेरा जो है रेडियो पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जनाब, हम जो है वो जो हमारे रोज़मर्रा के रोज़ के प्रोग्राम्स होते हैं बाकायदा, जो एक रूटीन के वो करते हैं। तो अब आपको पता है कि सीइंग इज बिलीविंग हो गया है। बिल्कुल सुनना अच्छा तो लगता है, लेकिन सुनने से ज्यादा देखना अच्छा लगता है। लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा मैं जब भी हम कभी लॉन्ग ड्राइव पे या कभी गाड़ी में कहीं रास्ते लंबा तो सफर हो तो मैं जरूर एफएम ही लगाती हूँ। मतलब एफएम सुनते सुनते जाते हैं, ऐसा लगता है थोड़ा आप जिंदगी के साथ अटैच है, और बड़ा मजा आता है सुन के एफएम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लाइव मतलब वो ज्यादा अच्छा लगता है बनस्बत इसके कि आप रिकॉर्ड्स लगा लें या आप सीडी लगा लें या आप रिकॉर्डेड कोई गाने वाने सुन लें, उससे ज्यादा बेहतर कुछ एक जो है ना रब्त का एहसास होता है और नॉलेज में भी इजाफा होता है। आपको डेली पता चल रहा होता है कि क्या चल रहा है आजकल कराची में और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है पता चलता है। वैसे भी हमारा चैनल जो है वो तो ट्रैफिक अलर्ट्स के लिए भी होता है, तो इसलिए भी ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है चीज, और ये तो हम जरूर सुनते हैं कि जाने से पहले। तो जनाब रेडियो की अहमियत तो कभी भी कम नहीं होती है। पहले ये हर दौर में ये समझा जाता है कि जब भी
नई चीज कोई आती है तो लोग समझते हैं कि पुरानी चीज जो है वो पीछे रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बस तमाम सामीन को भी ईद मुबारक, क्योंकि हम ये तो भूल गए, आज ईद का दिन है, तो माशाल्लाह से हम तमाम लोगों को ईद मुबारक कहते जनाब हैं। सामीन हमारे और हमारे नाजरीन जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सभी को जो है वो ईद मुबारक, और मुबारक मौका है, और ये ईद बड़ी मसरूफियत वाली ईद होती है। ईद उल फित्र पे तो लोग नमाज पढ़ के और सो जाते हैं क्योंकि रात भर जागे हुए होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही है वैसे, क्योंकि बच्चे तो गाय और बकरे के साथ साथ होते हैं, और वो बच्चे मुस्तकिल रात तक, और वो सुबह फिर जब कुर्बानी का वक्त आता है तो फिर रोना धोना स्टार्ट हो जाता है बच्चों का, ये हो जाता है। जाहिर है वो एक अटैचमेंट हो जाती है बच्चों की, क्योंकि जाहिर है अगर आप एक हफ्ता पहले जानवर लेकर आ गए तो उसको डेली खाना खिलाना 3 टाइम, पानी खाना, टहलाना, उससे एक बड़ी हो जाती है, उनसियत हो जाती है। और ये एक मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से जो हमारे लिए हुक्म है वो भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल, ये बात है, वाकई बहुत दिल अजीब हो रहा होता है जब वो उसको कुर्बानी के लिए जानवर को लेके जाते हैं। जब, और मैंने तो ये भी देखा है कि अक्सर लोग पूरा साल पालते हैं जानवर, बच्चा लेकर आते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, बकरा या गाय जो भी, और फिर उसको कुर्बान करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ जानवरों की मंडी जहाँ लगती है, जहाँ से लोग जानवर खरीदते हैं, वहाँ पे कुछ जो लोग बेच रहे होते हैं वो तक देते वक्त रो रहे होते हैं। वो वही होते हैं, जाहिर बात है उनके हाथ के पले हुए जानवर होते हैं, और वो नहीं जानवर से तो बड़ा प्यार। आप देखिए ना, बिल्ली है घर में हमारे, बिल्लियां पालते हैं लोग, तो बिल्ली हमारी अगर इधर उधर हो जाती है तो हम सब जो है ना तड़प जाते हैं, मतलब कि कहाँ गई हो, और फिर ढूंढ के जब तक ना लेकर आ जाएं तो जब तक चैन नहीं मिलता। तो यही बात है कि यही अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी है दिल में, जानवर के लिए भी अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली। और यही तो सबसे बड़ी बात है कि यही तो कुर्बानी है कि आप जानवर पाल के उसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते खिला के पाल के और फिर उसको जानवर को ज़िबा करते हैं तो बड़ा दिल उदास होता है। बस ये है कि बहुत बड़ी एक जो सरगर्मी है जो ये हमारे पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में सर अंजाम दी जाती है। असल मसला तो उसके बाद पैदा होता है, उसके बाद भी होता है बिल्कुल, जो गोश्त संभालना और फिर उसको तकसीम करना, गोश्त संभालना पकाना करना, तो वो तो बड़े हाथों हाथ हो जाता है, लेकिन उसके नतीजे में जो शहर में गंदगी फैलती है, बिल्कुल ये भी है, उसको संभालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स हो रही होती हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होती मुझे लग रहा है। बिल्कुल, लास्ट टाइम तो मुझे याद है कि बहुत अच्छा इंतजाम था और फौरन हटा रहे थे, मतलब जो पिछली दफा मुझे याद है बड़ी सफाई रही थी। अब इंशाल्लाह ताला इस दफा भी सफाई रहे इंशाल्लाह। लोगों को भी चाहिए, सबको चाहिए कि आप मेन रोड पे क्यों फेंकेंगे, जाहिर है कॉर्नर पे आप जाके रखे जहाँ से गवर्नमेंट उठा के लेके जाएगी, मतलब जो हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हम सबको जो है इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज अगर कर लेना कि जैसे अगर कुछ मोहल्ले हैं तो उनका एक क्लटर करके एक वहाँ पे कुर्बानी की जगह एक ही जगह कर दी जाए तो वो एक ही जगह से सफाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन भाई हमारे यहाँ तो मसला ये है कि गाड़ी भी वहीं पार्क करते हैं जहाँ उतरना होता है, और गाय भी वहीं कुर्बान करेंगे जहाँ हमारा घर होगा। तो घरों के अंदर कर ले भाई तो थोड़ी सफाई हो जाए। मुल्कों में तो ये सब अलाउड ही नहीं है, ये तो सब हमारे मुल्क में ये आजादी है, ये आज़ादी है। मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, वरना दूसरे मुल्कों में ये आज़ादी कहाँ, बच्चे भी वहाँ पे कोई एंजॉय नहीं करते जैसे हमारे बच्चे यहाँ पे कराची में या पाकिस्तान में जो एंजॉयमेंट है, मतलब बकरीद की जो एक गहमा गहमी है वो दूसरे मुल्कों में नहीं है। बिल्कुल भी। तो वो उसके रीजंस है, जाहिर सी बात है, वो इतना उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है कि वहाँ पे गंदगी ना हो, ये चीजें ना हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये भी वैसे बच्चों को देना चाहिए, ये भी जरूरी है। मैं कहती हूँ ये अच्छा है, हमारे मुल्क में ज्यादा मतलब हर चीज की आजादी है। दीन का जो भी अहकामात हैं वो उसके पीछे तो एक तरबियत होती है, एक तालीम होती है, वो इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि सब लोग सबके लिए जरूरी होती है, और उनसे क्या चीज बच्चे सीख रहे होते हैं या बड़े सीख रहे होते हैं, वही बात है कि सीखना आना चाहिए। जैसे जानवर से अटैचमेंट की बात हो गई, तो ये अगर जानवर अपने पास रखेंगे नहीं, उसको खिलाएंगे नहीं, तो अटैचमेंट होगी कैसे, कहाँ से आएगा? ये है ना, कहाँ से आएगा? ये है बिल्कुल। तो वो यही सारी बातें हैं कि वही फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी आ जाती है, अरेंजमेंट पे भी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाती है, आपकी सफाई पे आ जाती है, कितनी चीज आपको सीखने के लिए। बहुत सारे इदारे इसमें मुलव्वस होते हैं, इस बहुत सारे इदारे होते होंगे ना जो इस पे काम करते हैं। तो बस यही
ठीक है, रास्ते में जब आप सुबह निकलते हैं ईद के रोज, तो ऐसा ही मनाजिर जो है वो आपको नजर आ रहे होते हैं, और तकरीबन सभी लोग जो सुन रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, वो इस बात की तायद करेंगे कि एक सुबह से लेके जो फजर की नमाज के बाद, उसके बाद जनाब फिर आपकी ईद की नमाज के फौरन बाद जो स्टार्ट होता है, तो फिर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अच्छा नवीन, कुछ हमारे सामीन को जो है अपने बारे में बताइए। आप जो है वो नवीन आरिफ कौन है, मुझे ये बताइए। एक कुकिंग एक्सपर्ट तो मैंने इन्हें बता दिया, लेकिन नवीन आरिफ कौन है ये बताइए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं देखिए, मैं सबसे पहले तो एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। मैं एजुकेशन के हवाले से मैं टीचिंग में और टीचर ट्रेनिंग में, ये मेरा जो है ना समझे मेन काम है आजकल। और मैं यही और सालों से, मतलब 16 ईयर्स मैं एजुकेशन के से ही मेरा ताल्लुक है। और मैं टीचर ट्रेनिंग और पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना भी और टीचर ट्रेनिंग भी। आजकल मैं एक इदारे से मुंसलिक हूँ जहाँ पे हम डेफ बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। डेफ बच्चों की एजुकेशन है वहाँ पे। और ये है कि सिर्फ ग्रेड्स, मतलब ये कि मैट्रिक तक नहीं, हम बच्चों को BA तक की तालीम दे रहे हैं। डेफ बच्चों को जी। डेफ रीच एक इदारा है, मैं वहाँ से मुंसलिक हूँ। हायर स्टडीज भी बिल्कुल, है, कॉलेज भी है माशाल्लाह से। और हमारे यहाँ जो है वो 1700 प्लस बच्चे हैं जो कि अभी हमारे पास हैं एनरोल्ड। और उसके अलावा जो बच्चे हमारे पास से ग्रेजुएट होके जा चुके हैं, उनकी जॉब रिक्रूटमेंट और ये सब में भी हम मदद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये इदारा जो है वो डेफ बच्चों के लिए काम कर रहा है, जहाँ पे मैं अभी हूँ। और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मेरा इंटरनली जो है ना, मेरा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ इस इदारे में काम कर रही हूँ। क्योंकि देखें, ये भी एक चीज़ ज़रूरी है ना, आपको दूसरे जैसे कहते हैं कि स्पेशल बच्चे ही हैं। हाँ, थोड़ा बस ये है कि देखें, वैसे तो दिमागी तौर पे बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि सिर्फ एक सुनने की सलाहियत नहीं है, सुनने और बोलने की सलाहियत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरी सलाहियत इनकी इतनी माशाल्लाह से और ज़्यादा दे दी है कि मैं हैरान होती हूँ कि ये बच्चों की पेंटिंग्स हैं, ये बच्चों का काम है, ज़बरदस्त किस्म का। कहते हैं ना, एक चीज़ कम होती है तो अल्लाह ताला दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। इसके अलावा मैं कुकिंग का जो है वो मेरा शौक, हर औरत में हर यहाँ पे खवातीन में शौक होता है। मैं असल में इसी तरफ आ रही हूँ। आप जो है वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो किसी का जो है वो वस्फ ही होता है, जैसे कि खवातीन से ही जोड़ा जाता है अमूमन खाना पकाने का। अब उसमें अगर जो कोई कुकिंग एक्सपर्ट है तो वो क्या है? देखिए, और वो क्यों है? देखिए, मैं कहती हूँ कि हर खातून अपने घर की कुकिंग एक्सपर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ माशाल्लाह से हर कोई खाना बनाता है अपने बच्चों के लिए। असल में ये शुरू जब से हुआ कि मैंने एक दफ़ा अपने बच्चे की बर्थडे की, तो हम केक लेकर आए बाजार से। तो वो केक जो था वो मुझे इतना ख़राब और वो लगा कि वो मतलब मेहमानों के सामने भी बड़ा अजीब सा हो गया कि वो। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना बेकिंग करूं। फिर मैंने खुद से जब बेकिंग स्टार्ट की, और आप यकीन करें कि वो बेकिंग से आगे बढ़ते बढ़ते फिर मेरे पास ऑर्डर्स होने लगे कि आप हमें केक बना के दें। तो मैंने बेकिंग से स्टार्ट किया। इसके अलावा कुकिंग का तो देखें, घर में हर औरत बनाती है, हम भी बनाते थे खाना। लेकिन ये कि उसमें जिद्दत, मतलब हर चीज़ को, अगर आप गोश्त बनाना है किसी दिन, आपको एक दिन ऑल्टरनेट आप गोश्त बनाएं, एक दिन सब्जी बनाएं, एक दिन दाल बनाएं, हर चीज़ बनती है घर में। तो ये कि अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से बनाएं। वही सालन तो ज़रूरी नहीं है ना, अगर आप एक गोश्त का पैकेट निकाल रहे हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से बना लें। तो बस वो डिफरेंट तरीके से बनाते गए, थोड़ी सी जिद्दत डालते गए। और फिर ये होता है कि जब आपके जो शौहर है ना वो खाने के शौकीन हो, तो फिर औरतों में जो है वो, और मेरे ख्याल है कि वो हो जाता है कि नहीं और अच्छा बनाए, इनकरेजमेंट। ऐसी बातें देखें, बिल्कुल खाने वाले हो के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप कुछ भी पका लें और लोग चुप करके खा लें, तो फिर आप वैसे ही पकाते रहेंगे। आप लोग भी क्या करें अपनी वाइफ्स की, क्योंकि ये जरूरी है, होता है, उससे चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं। अगर आप पहले नक्शे वाली रोटी बना रहे हो तो फिर बाद में कभी गोल बन ही जाएगी। तो बस फिर मैंने 1-2 टीवी चैनल्स हैं जिसमें एज ए गेस्ट मैंने अपीयरेंस दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। फिर अभी लास्ट ईयर मैंने एक रमज़ान ट्रांसमिशन की एक चैनल के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बहुत अच्छा रहा। तो बस इसी तरीके से, लेकिन ये कि मैं मतलब कुकिंग के हवाले से डिफरेंट नई जिद्दत पैदा करती हूँ। खाने बनाती मैं वही हूँ, लेकिन थोड़े कम मसाले यूज़ करती हूँ, और ताकि वो खाने का, अगर गोश्त है तो गोश्त का टेस्ट रहे, अगर दाल है तो दाल का टेस्ट आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत पसंद करते हैं। अभी मैं आपको कुछ रेसिपीज बताती हूँ बकरीद के हवाले से भी, क्योंकि बकरीद में वही चीजें होती हैं जी, अमूमन वही डिशेस होती हैं, वही कलेजी वही बननी है। देखिए, कलेजी लाजमी आपको बनानी है। कलेजी है आपकी, पुलाव बिरयानी हो गया आपका, और फिर उसके बाद बारबेक्यू। ये वो चीजें हैं जो कि ना
मैं समझती हूँ फिक्स है। हाँ, अच्छा कोशिश करें कि अपना मसाला डाल लें, ज्यादा से ज्यादा मसाला बाजार का ना लेकर आए, मतलब ये कि डब्बे वाले जो मसाले होते हैं जैसे बारबेक्यू अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने मसाले डालें, उससे एक अलग टेस्ट आता है और आपकी एक अलग मतलब रेसिपी हो जाती है कि भाई जैसे बिहारी कबाब है, बिहारी कबाब अक्सर लोग बनाते हैं और इतने उम्दा बनाते हैं कि मतलब वो बाजार में भी नहीं मिलते, मुझे अक्सर लगता है बाजार के आप बिहारी कबाब, कुछ आंटी मेरी एक दो रिश्तेदार जानने वाली हैं वो इतने अच्छे बिहारी कबाब बनाती हैं, मैं कहती हूँ आंटी मुझे तरकीब जरूर बताइएगा। हाँ हाँ बेटा आना, तो वो सीखूंगी मैं उनसे कभी, क्योंकि ये मतलब स्पेसिफिक बिहारी डिश है और बहुत जबरदस्त बनती है। इसके अलावा पुलाव है, अब पुलाव में भी बड़ी वैरायटी है, डिफरेंट किस्म के पुलाव आ रहे हैं, आप बाजार का खा लें वो डिफरेंट होगा, घर का खा लें वो, और फिर उस पुलाव को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसके साथ क्या चीज़ सर्व कर रहे हैं, कोई लहसुन की चटनी है, कोई टमाटर की चटनी है, मतलब ये सब चीज़ें भी जो उसके लवाजमात होते हैं ना, इससे भी एक डिश जो है आपकी उठ जाती है। तो ये सब चीज़ें भी, जैसे कलेजी है, आजकल कलेजी, अब आज तो कलेजी बननी है, बकरीद का दिन है, तो बकरीद में कलेजी आप लाने से पहले आप उसको जो है ना, कलेजी जब आए तो आप उसके ऊपर से एक पतली सी एक लेयर होती है उसको निकाल दें, झिल्ली सी होती है उसके ऊपर। हाँ, तो उसके बाद अगर जब वो निकाल देंगे और फिर उसके बाद आप पीसेस करेंगे तो वो कलेजी आपकी 10 से 15 मिनट में ही गल जाएगी, आपको नहीं सख्त नहीं होगी, वन और कम पकाएं कलेजी को। अगर हमने कलेजी को 1 घंटा पका लिया तो वो ऐंठ जाएगी, सख्त हो जाएगी, वो आपको खाने मजा नहीं देगी। लेकिन अगर आपने 15 से 20 मिनट, बस 15 मिनट बहुत है, टमाटर डालें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और दही डालें और उसको बस आपने भूनना है और हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। कलेजी की स्मेल की बड़ी शिकायत करते हैं कि जिसमें से बहुत स्मेल आती है, छिछलांद आती है। अच्छा, एक पानी उसका फेंक दें, उसका ये तरीका होता है कि मैंने जो है ना एक दफा उसको पानी उबाल आया कलेजी को, अच्छा। उबाल आके एक पानी फेंक दें, बकरीद के गोश्त को, हाँ एक दफा बस 1 टाइम जो है ना उसका पानी आपने उबाला और उसके ऊपर झाग सा आ जाएगा, वो सब आपने फेंक दिया, उसके बाद आप कलेजी पकाएं, कोई स्मेल नहीं। लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें, 2 टेबल स्पून डाल दें, एक लहसुन और एक अदरक, मतलब टोटल 2 टेबल स्पून हो गए, तो इससे जो है ना कलेजी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और कुर्बानी के गोश्त के लिए भी यही है, क्योंकि देखिए वो ज्यादा देर लटकता नहीं है, हम उसको मतलब जैसे ट्रेन उसका खून निकलता नहीं है, बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि आप कुर्बानी का गोश्त भी, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम गोश्त धो के रखें, जाहिर है गोश्त धो के भी नहीं रख सकते आप उस वक्त, क्योंकि पैकेट्स बनाए और आपने फ्रीज कर दिए। तो जब भी पैकेट निकालें कुर्बानी के गोश्त का, आप उसको बॉयल करें, एक दफा उसको बॉईल कर लें और उसका पानी, पहला जो पानी होगा उसको फेंक दें, और फिर उसके बाद आप जो है वो, मतलब बॉईल ऐसा नहीं कि देर तक बॉईल हो रहा तो सारी उसकी ग़िज़ाइयत ही चली जाएगी, सिर्फ एक उबाल आए उसका पानी फेंक दें, झाग वगैरह सब वो डर्ट सब साफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपनी कढ़ाई बनाएं, पुलाव बनाएं, कोरमा बनाएं, जो बनाएं, उसमें आपको स्मेल नहीं आएगी, हीक नहीं आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं भी अपने घर में फॉलो करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हर घर में यही, अम्मी स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपके ये मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी। और कुर्बानी का गोश्त है या नॉर्मल जैसे आप गोश्त आम बाजार से लेकर आते हैं हम लोग, उसमें भी स्मेल नहीं होती, वो इसी वजह से क्योंकि वो लटका हुआ होता है। अब हमारे पास ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं होता, कसाई भाई भी हमारे बड़े मसरूफ होते हैं, तो उनके पास भी इतना टाइम, तो यही है कि आप उसको बॉइल करें। और फिर फर्स्ट डे जो पकड़ा होता है उसमें तो जो फौरी निकल के, जैसे कलेजी आ गई, हाँ, या कुछ सीने का गोश्त निकल के आ गया पुलाव के लिए, तो वो तो वैसे ही बनाना, चपली कबाब बन गए, अगर बीफ है तो चपली कबाब बन गए उसके लिए। बीफ के आप लोग ऐसा करा करेंगे कीमा, अच्छा बीफ का कीमा ये कि एक दफा फ्रीज हो जाए ना गोश्त, फिर उसको डिफ्रॉस्ट करें, फिर कीमा बनाएं, तो वो सही नहीं है। आपको जितना भी गोश्त का कीमा बनवाना है आप उसको अलग कर दें, मशीन्स लगी हुई होती है, काफी कसाईयों को मैंने देखा होता है। और गोश्त का जो बड़ा पीस जैसे आया ना, आप उसको धो के दे दें, मतलब कीमा नहीं धुलेगा बाद में, आप उसको गोश्त के बड़े पीस को धो के दे दें और उसको आप फिर कीमा बनवा के जिस पीस कीमा बनाना है आप उसे वॉश करके दे दें, और थोड़ी सी चर्बी जरूर मिला दें कीमे में, उससे बड़े सॉफ्टनेस, कबाब वगैरह अगर बनाने होते हैं ना तो उससे सॉफ्ट रहते हैं। देखिए जनाब, आपको बड़ी अच्छी जो है ना टिप्स भी हम बता रहे हैं, और बड़ी अच्छी टिप जो है, वैसे ही देखिए ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं तो लोगों को पता चलेगी, ये क्योंकि ये हर साल ये प्रैक्टिस होती है और बहुत सारी खवातीन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है, बहुत एक्सपर्ट होती हैं अपने घरों की, फैमिलीज की। अब जो है मुझे ना कुछ दिनों से ना गोश्त बॉईल करने के बाद उसकी गोश्त में मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो अब मुझे फिर गोश्त बॉईल करना था, तो मैंने कहा अच्छा मैं ये करती हूँ, मैंने जो है ना बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया और एक बहुत छोटी सी प्याज लेके उसको गोल्डन करके फिर उसमें गोश्त डाल के और उसको खूब भूना,
और फिर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। अच्छा, तो ही उसमें से अरे खत्म हो क्या गई, हाँ। मजेदार खुशबू इतनी मजे की खुशबू आ रही थी। और फिर उसका मैंने जब उसका पुलाव मैंने बनाया और वो एक यखनी जैसी भी जी, बन जी, गई, तो जी। वो बहुत ही अमेजिंग थी। जबरदस्त। अच्छा, गोश्त बॉईल करने के लिए भी ना फेमिना ये है कि आप जब भी गोश्त बॉईल इस तरह करके रखें बकरीद में या उसके बाद भी, तो उसमें ना थोड़ा सा उसकी यखनी छोड़ें। हाँ, मतलब पानी उसमें पानी रहने होना दें। चाहिए, बिल्कुल। ये ना हो कि बिल्कुल ही खुश्क करके खुश्क रख लिया करके तो नहीं। वो ड्राई हो वो ड्राई हो फ्रीजर में जाके बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो हाँ, उसका वो टेस्ट नहीं नहीं रहेगा। आता। आपका कुछ भी खाना उससे ड्राई होगा, ड्राई बनेगा। और वो तो यखनी तो आपके काम ही आएगी, जी, अगर आपने सालन अगर बनाना है सालन तो बना- भी हाँ, तो आपका वो शोरबा बन मतलब जाएगा ये कि उससे। 1 कप के बराबर आपको यखनी उसमें रखनी है, हम्म। क्योंकि वो जब भी कोई सालन बनेगा या जो या तो उसको उस यखनी के साथ ही फ्रीज करें। और आप थैलियाँ मार्केट में आ जाती हैं, जैसे दूध वाले के हाँ, पास से हाँ, जो हमें बिल्कुल, मिलती हैं, बिल्कुल। वो आप ले लें। वो थैलियाँ, वो उसमें आराम से आपने रबर बैंड लगा के, क्योंकि आजकल मैं थैली का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डब्बों के रखने की जगह है नहीं फ्रीजर में। आजकल फ्रीजर ज़ाहिर है, आज से ही देखें ना आप, गोश्त आ जाएगा तो भर जाएंगे फ्रीजर, तो थैली में ये कि कहीं भी साइड पे एडजस्ट हो जाती है। तो ये है। बिल्कुल। और इसके अलावा मीठा, अब मीठा भी तो एक अहम ईद के लिए अहम जरूरत अब है ना। ईद उल फित्र पे तो शीर खुरमा बन जाता है। बिल्कुल। अभी क्या बनाएं? एक मैं आपको बड़े मजे की आजकल आम आए हैं। अब आम का आप ये करें कि आप देखें बाजार से आपको एक केक मिल जाते हैं। वैसे मैं तो केक खुद बेक कर लेती हूँ, या जो हमारी बहनें बेक करना चाहें वो खुद बेक कर लें। प्लेन केक, ठीक है, प्लेन केक बेक कर लें और उसको आपने काट के बीच में से, अच्छा 3 मिल्क हम बना रहे हैं अभी, 3 मिल्क केक, 3 मिल्क केक अच्छा, की 3 रेसिपी मिल्क बता केक, रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें पड़ता है कंडेंस्ड मिल्क, इसमें पड़ता है इवेपोरेटेड मिल्क और हमारा नॉर्मल मिल्क। 3 जो मतलब ठीक है। आम जो मिल्क यूज करते हैं वो 3। अब इवेपोरेटेड मिल्क के लिए आते हैं टिन्स, कैन्स में आता है वो, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आप इवेपोरेटेड मिल्क के लिए क्या करें कि आप आधा किलो दूध को उबालने रख दें, दरमियानी और हल्की आंच, पहले एक उबाल आ जाए तो बिल्कुल हल्की आंच कर दें। अच्छा। और उसको उबाल के उसको इतना करना है कि आधा किलो से वो 1 पाव पे आ जाए। अच्छा, तो उसका रिड्यूस कर दिया, हाँ। तो उसका रंग भी चेंज हो जाएगा, हल्का सा वो लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। तो दैट इज इवेपोरेटेड मिल्क। इवेपोरेट हो गया ना पानी उसका, तो दैट इज इवेपोरेटेड मिल्क। वो इवेपोरेटेड मिल्क बन गया आपका। आपने एक जो है वो कंडेंस्ड मिल्क का, अब ये तो बाजार से ले लें, वैसे तो ये भी बन सकता है लेकिन अब बड़ा लंबा आप लोग कहेंगे कि क्या, तो आप एक कंडेंस्ड मिल्क का टिन लें और 1 पाव या आधा किलो आपने अपने केक के साइज के हिसाब से आपने 1 पाव आपने जो है ना वो ले लिया नॉर्मल मिल्क, जो अपना मिल्क है, फुल फैट मिल्क जो होता है वो ले लिया। इन तीनों को मिक्स करके आपने रख लिया। अब जो आपका केक था, केक आपने प्लेन केक लिया, प्लेन केक के ऊपर आपने बीच में क्रीम लगाई, उसको काटा, बीच में से क्रीम लगाई, उसके अंदर आम डाले, उसके ऊपर दूसरा पीस रखा, ऊपर वाला मतलब उसको कवर करा, और उसके ऊपर से आपने ना उसको कांटे से या उसको किसी भी स्क्यूअर से उसके अंदर सुराख करे, केक के पूरे अंदर सुराख करे, और ये जो तीनों मिल्क का मिक्सचर था ये आपने हल्के हल्के उसके ऊपर पोर करा। तो वो क्या होगा कि वो जो है वो सोक कर लेगा, केक सोक कर लेगा वो तीनों मिल्क। तो ये आपका 3 मिल्क केक बन रहा है। फिर आपने क्रीम जो थी आपने एंड में ऊपर से और लगाई, और आम को ना आपने पीलर से काटना है ऐसे लंबा लंबा, आम को मतलब छोटे क्यूब्स नहीं करने। अब आपने पीलर से काटा हाँ, उसको, तो वो बहुत थिन सी स्लाइसेस करते चले गए, और आपने उस केक को पूरा उन आम के स्लाइस से कवर कर दिया। अच्छा। और वो तीनों मिल्क जो थे वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही कोई मज़ेदार मीठा जो है ना आम का बनता है, और ये ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों को जो है ना वो सरप्राइज करें कि क्या ज़बरदस्त चीज़ आपने इस दफ़ा बना ली। आम देखें आए हुए हैं ना, आम से डिफरेंट चीज़ें बनाएं। वैसे तो आम का ये कि योगर्ट में मिला के आम बड़ा अच्छा लगता है। और आम को तो मैं समझती हूँ कि अगर आम आपने काट के उसके छोटे छोटे पीस करके और सिर्फ सिंगल क्रीम के अंदर ही अगर आप उसको मिला लें, मजे का लगता तो है। आपको बहुत कोई चीनी वीनी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। आम रबड़ी आप कहीं मेहमानों के किसी के घर आप लेके जा रहे हैं तो आप रबड़ी लें, उसको आपने डिश में रखा, उसके ऊपर से आम काट के डाल के आपने क्लिंग से उसको रैप करके आप लेके जाएं। बड़ा जबरदस्त तरीका है ये, इससे ना बहुत मजे का लगता है। मतलब आम रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। आजकल बड़े अच्छे आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह महंगे भी नहीं है। मैं यही कह रही थी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं कुछ बाहर रहते हैं, तो वो कह रही कि हम तो एक एक आम बड़े मुश्किल से मतलब ऐसे खाते हैं कि एक एक आम देखिए, क्योंकि उन 4 आम आए हैं तो बस सब लोग एक एक खा लिया। मतलब हमारे माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो जब बाहर निकलती हूँ नवीन जी, चाहे कोई भी मौसम हो, अल्लाह की इतनी मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी है, इतनी मेहरबानी है कि ठेले भरे भरे नजर आते हैं और वो कितने महंगे भी नहीं होते कि कोई खरीद ना सके। बिल्कुल। मेरा ऑफिस जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेन रोड के ऊपर ट्रक्स, छोटे ट्रक होते हैं वो खड़े होते हैं और फ्रूट से भरे हुए होते हैं और वो आवाज़ें लगा लगा के बेच रहे होते हैं। फिर कॉजवे के ऊपर खड़े होते हैं, आवाज़ें लगा लगा के बेच रहे होते हैं। तो मैंने कहा देखें, कोई भी कम आमदनी वाला इंसान जो है ना वो भी लेके खा सकता है। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। तो अल्लाह की हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी है कि हम हर सीजन का फल खाते हैं। अल्लाह की पाकिस्तान पे मैं कहती हूँ वाकई बस अल्लाह की ही मेहरबानी है। बस अल्लाह की ही मेहरबानी। देखिए आप, हमारे यहाँ चारों मौसम है, फल हर तरह का अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है। सब्जी है, सब्जी, फ्रेश फल, फ्रेश सब्जियां हमारे पास आ रही हैं। क्या ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मौसम है जो अल्लाह ने हमें नहीं दिया? हर चीज है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी आपने अच्छी बड़ी रेसिपीज बताई। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि जिनका बकरीद के मौके के ऊपर उनके पास गोश्त जाता है जी। तो कुछ ऐसी आसान और कम जो है वो लागत वाली, कम लागत वाली डिशेस जो कि वो भी इंजॉय कर सके। लाइक जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर बारबेक्यू वो नहीं कर सकते, मतलब चले कोयलों पे ना कर सकते हो, लेकिन ऐसा मसाला जो वो गोश्त पे लगा के अगर उसको वो फ्राई करके भी खा सकें या पतीली में भी बना सकें। बारबेक्यू का ज़रूरी नहीं है कि हम अंगीठी लाएं और उस पे ही हम कोयले पे ही बनाएं। हाँ। एक कोयला लेके छोटा, अगर हम पतीले में भी उसका धुआं दे देते हैं तो वो बारबेक्यू का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो ये है कि गोश्त पे आप जैसे आज गोश्त आया, आपने उसके छोटे पीसेस करवाई या बोटियां इतनी करवा ली और उस पे आपने लहसुन अदरक और कच्चा पपीता लाजमी है लगाना। इसके अलावा गोश्त फिर अगर ऐसे गलता नहीं है, और कचरी पाउडर, हाँ, और मैं इसी की तरफ आई थी, और 1 चमचा कचरी पाउडर भी। तो ये आपने लगा के, जैसे मैं 1 किलो गोश्त की बात कर रही हूँ कि 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर डाल दें और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो कच्चा पपीता डाल के आपने उसको मैरिनेट करके रख दिया। अगर आपको आज सुबह आपने मैरिनेट करा तो आप रात में बनाएंगे उसको, और अगर कल अगर खाना है तो रात में मैरिनेट करके रख दें। ठीक है। इसको लहसुन अदरक लाजमी है, थोड़ा सा ज्यादा लगा दें, 2 टेबल स्पून एटलीस्ट लगाएं। तो उससे ये होगा कि इसका जो ना फ्लेवर इसके अंदर और इसकी गलावट अच्छी हो जाएगी। और बहुत मसाले लगाने की जरूरत नहीं है। नमक, नमक देखिए, नमक डालना है, काली मिर्च डालें, अगर आप मिर्च पसंद करते हैं तो लाल कुटी मिर्च डाल दें थोड़ी सी, हरी मिर्च डाल दें पीस के। और इसके अलावा मैं आपको ज्यादा मसाले रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप जो है ना वो अगर आपके पास देखें कोई पैकेट रखा हुआ है तो आपने 1 टेबल स्पून डाल दिया बस। मतलब किसी भी बारबेक्यू के अगर फ्लेवर का जो अमूमन घर में मसाले हैं उसी को यूज करें। लेमन डालें उसमें, और लेमन जूस डालें, दही डाल दें, और सबको बस इजाफी जो है ना आपका वो है पपीता और कचरी पाउडर, जाके वो गोश्त को गला। बिल्कुल। और यही रेसिपी जो है, यही चीजें जो है अगर आप कीमे में मिलाएंगे ना, कीमे में, तो वो और अच्छा गलावट का बन जाएगा। तली हुई प्याज आपने डाल दी इसी के अंदर, दही डाल दिया 1 किलो के अंदर 1 पाव दही डाला, तली हुई प्याज गोल्डन डाल दी, वो तो कीमे में अंदर मिक्स मैरिनेट कर दिया, और फिर नेक्स्ट डे आपने उसको हल्के से ऑयल में पकने के लिए रख दिया। बेसन, अगर कीमा बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून इसमें बेसन डलेगा, भुना हुआ बेसन तवे पे भून के, और आपने उसको बेसन को डाल दिया तो वो बड़ा अच्छा सा कचरी कीमा बन जाएगा, जो कि आप रोल बना के खा लें या पराठे के साथ खा लें या ऐसे भी रोटी के साथ खा लें तो बड़ा अच्छा लगता है। चटनी, लेकिन इसके साथ मैं फिर वही बात बताऊंगी कि लवाजमात, वही चटनियाँ 2 तरह, 1-2 तरह की चटनियाँ कैसे किसी की चटनी बनाई जा सकती है। चटनी जो है वो किसी की बनानी है, या लहसुन की बनानी है, या दही की बनानी है। ये बड़ा उसमें डाल दिया कि किसी की चटनी कैसे बनानी। जी, चटनियों की अपनी दस्तरखान पे एक अपनी अहमियत होती है। बनाने का शौक रखते हैं, और हलीम क्योंकि हमारे अभी जरूर कल नेक्स्ट डे मतलब बनेगा, तो आज से मैं सब भिगोंगी तो कल हलीम बनेगा। तो हलीम के लिए आप प्याज लाल करके पहले से रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो उसके जैसे प्याज लाल के लवाजमा, उसके अलावा जो आपने सामान जो डालना है उसको अलग करके आप उसको क्वांटिटी को आप मेजर करके अलग डब्बों में रख लें। मतलब भिगोए नहीं, भिगाना तो आपको रात में ही है। जैसे कल मैं बनाऊंगी ना तो मुझे आज रात को मैं जो है ना सब भिगो दूंगी, दालें और जौ और गेहूं जो है वो मैं आज रात से भिगोंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रात भर पूरा ओवरनाइट सोक हो जाएगा। नेक्स्ट डे जो है वो कल उसको सुबह आप चढ़ाएं, दोपहर तक रेडी है हलीम। लेकिन अब तो एक और भी कुर्बानी देनी पड़ती है, गैस नहीं होती तो वो बगैर ये अब आप लोग अपनी गैस अपने इलाके की गैस के हिसाब से ये सब चीजें सोचें। जनाब हमारी तो गैस 10 बजे चली जाती है तो हम बेगैस हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं पका सकते, तो फिर
या बारबेक्यू तेरा ही आसरा है ना, हाँ। तो कोयले जिंदाबाद। तो फिर आप कोयले दहकाइए और उसी कोयले पे बाद में आप चाय बनाए। अच्छा, एक चीज और, जब जी, वो जी। बारबेक्यू के बाद का जो वो सारा राख वाख गरम जी। बचती है, तो उसमें जो है ना शकरकंदी दबा दें। अच्छा, ओहो। अरे वाह। रात भर वो पक पक के जो है ना, हाँ, वो soft आपको हो जाए, परेशान नरम। करेगी इस खुशबू दे दे के। अच्छा, ये तो लेकिन आलू भी कर सकते हैं, आलू भी बेक्ड कर- आलू हो baked जाएंगे आलू इस हो तरह के, जाएंगे। है ना। ये तो वो, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा, आपने भी जबरदस्त आइडिया दिया आज तो। चलें, जरूर करेंगे इस दफा, क्योंकि हम कोयले में उमन ही होता है कि जब बारबेक्यू हो जाता है तो तो हम फिर उस पे उसके चाय ऊपर चाय जरूर जरूर बनती बनती है। है, बिल्कुल। हालांकि उस चाय का टेस्ट नॉर्मल ही होता है, लेकिन Normal ही बस होता है, मतलब एक है वो कि चाय भी कोयले की चाय आई। कोयले की चाय आई। हाँ, हाँ। मैं भी यही सोचती हूँ, जैसे लोग कोयला कढ़ाई की बड़ी बात करते हाँ। हैं, तो कोयला कढ़ाई की क्या बात है? क्या उसमें कोयले का दम दिया जाता है इसलिए उसको कोयला कढ़ाई कहते हैं, या वो कोयलों पे बनाई कोयले जाती पे है? बनाई जाती है, लेकिन मैं जो अपने घर में कोयला कढ़ाई बनाती हूँ ना, तो फिर मैं उसमें दम दे देती हूँ। अच्छा। तो कोयले का कुछ तो आए ना फ्लेवर, पता तो हाँ। चले कि कोयला कढ़ाई मेरे है। ऑफिस का जो कैफेटेरिया है, जी। वहाँ उसका जो कुक है ना, हम उससे तंग आ गए हैं, क्योंकि वो हर चीज में दम दे देता है। कोयले का उसको पसंद होगा पता ज्यादा। नहीं, वो दाल में भी कोयले का दम है और हाँ। सब्जी में भी कोयले का दम अरे। है, तो कढ़ाई में भी कोयले का दम है। तो हाँ। मैं उससे यही कहती हूँ, क्यों बेचारे का दम निकाल देते हो तुम भाई। तो यकीनन ये चीजें, ये रौनकें हैं ईद की। और बिल्कुल, ईद ये कहते हैं रौनकें कि हैं। अल्लाह ताला की जो है ना वो दावत होती है बेशक, मुसलमानों के बेशक। लिए। तो जनाब ईद मनाइए, ज़रूर मनाइए, ये खुशी के मौके हमें अल्लाह ताला ने फ़राहम किए हैं। और इतनी भरपूर ज़िंदगी, मसरूफ़ ज़िंदगी के बाद जो है वो कुछ लम्हात जो हैं वो खुशी के मैसर होते हैं, उसको भरपूर अंदाज में मनाइए। लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिए जो शायद इन खुशियाँ मनाने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं या किसी कमी का शिकार होते हैं। तो उनकी कमी को पूरा करना आपका काम है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया नवीन, आप बहुत तशरीफ शुक्रिया। लेके आई, बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। पता नहीं चला टाइम का, टाइम का बिल्कुल गुजर पता गया। नहीं चला। तो जनाब इजाज़त दीजिए और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।